हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का कोर्स, जिसमें कि आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 और इसमें चल रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें हम मेथड कर रहे थे कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ, उसको सोल्व करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो टाइप्स के थे मेथड के, एक था क्रैमर रूल और दूसरा था मैट्रिक्स मेथड। ये दो डिस्कस कर चुके हैं और वो आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है बताया था कि रैंक मेथड भी होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, रैंक मेथड। इसको आप अच्छे से कर लेना, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से ही करेंगे। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको कर लेना। और रैंक मेथड को हम देखेंगे दो सिस्टम के लिए। पहले हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए, फिर हम देखेंगे इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास इसके लिए क्या लेना है, हमने एक एम लीनियर इक्वेशंस लेनी है। ठीक है। और जिसके अंदर की क्या होंगी, एन अननोन्स होंगे जिनका नाम है x1 x2 xn। ठीक है। एम लीनियर इक्वेशंस लेनी है और जिनके अंदर अननोन्स हैं x1 x2 xn, यानी अननोन्स बोल देते हैं इनको, अननोन वेरिएबल्स भी वर्ड बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो उसके बाद इक्वेशन को हमने लिखा जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये वाली होगी a11 x1 a12 x2 a1n xn इक्वल टू b1। ठीक है। और ये है नॉन होमोजीनियस, ये ध्यान में रखना। ये सेकंड होगी इक्वेशन, ये होगी mth इक्वेशन। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट्स की जो मैट्रिक्स बनेगी ना, कॉलम मैट्रिक्स, ये क्या होगी, नॉन जीरो होगी, बिकॉज ये हमारा क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। ठीक है। तो इसको हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में भी। यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स बनी है वो किसकी हेल्प से बनी है, जो ये कोफिशिएंट्स है ना, x1 के आगे वाले जो भी कोफिशिएंट्स है इनको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, x2 के आगे जो भी कोफिशिएंट है इनको सेकंड कॉलम में लिख दिया, ऐसे ही xn के आगे वाले सारे कोफिशिएंट को लास्ट कॉलम में लिख दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी जिसका नाम रखा है ए, जो कि इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है। और जिसका ऑर्डर कितना होगा, एम रोज आएंगे एन कॉलम, तो एम क्रॉस एन हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स जो मैट्रिक्स बनी है वो बनी है किसकी, जो हमने वेरिएबल लिए हैं x1 x2 xn, इनकी हेल्प से बनी है। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और जो ये b1 b2 bm है, इनकी हेल्प से एक और कांस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट्स की एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई बी। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया नॉन होमोजीनियस सिस्टम को। ठीक है। ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, फिर भी रिवाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब चलते हैं इसमें मेन क्या है। ठीक है। अब ये बताया था लास्ट क्लास में जो भी हुई थी लीनियर इक्वेशंस की, जो फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें बताया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है। इसके बारे में बताया था आपको। इसमें क्या लेना आपने, जो भी आपके पास ए मैट्रिक्स थी कोफिशिएंट वाली, उसको सेमी कॉलम लिख के उसको सेपरेट कर देना है यहाँ से। बी जो मैट्रिक्स लिखी थी ना कॉन्स्टेंट्स वाली, उसको मतलब यहाँ सारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख देना और इधर क्या लिख देना आपने, जो भी कॉन्स्टेंट्स थे राइट हैंड साइड में b1 b2 bm। तो ये जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी इसका नेम होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। ये होगी, इसकी हेल्प से आगे इसके क्या बनेंगे, सब केस बनेंगे, केस 1 केस 2 और केस 3। ठीक है। अगर हमारे पास जो रैंक है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है। ये यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। अब इसमें देखो क्या है कि अगर हमारे पास जो रैंक है, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, सिर्फ जो ये वाली मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे A11 A12, जैसे ये मान लिया मैंने 1 3, एक पर 3/3 ऑर्डर की ले ली, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। ये ले ली यहाँ पे। अब जैसे ये बन गई हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है। अगर इसका जो रैंक है वो कितना आ गया, एन आ गया, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है। अब जैसे 3/3 ऑर्डर किया ये, तो इसमें वेरिएबल 3 होंगे, तो इसका जो रैंक आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। और उसके बाद ये भी चेक किया कि रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, साथ में ये है ऑगमेंटेड में, इसका जो रैंक निकाला वो कितना आया, वो भी 3 आया। दोनों का अगर रैंक सेम होगा ना, तो उस केस में जो हमारा सिस्टम होगा इक्वेशंस का, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा और कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा।
ठीक है। तो इसमें ये आपने याद रखना है कि जब हमारे पास रैंक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर आ जाता है सेम, तो उस केस में हमारे पास जो सिस्टम होगा वो हमारा कंसिस्टेंट बन जाएगा और उसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। फिर आता है केस नंबर 2। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो रैंक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का है उसके तो इक्वल है, बट जो रैंक आ रहा है ना वो किससे कम आ रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल से। जितने वेरिएबल, जैसे हमारे यहाँ पे x1 x2 xn थे, n वेरिएबल्स थे, अगर उनके उनसे कम आ रहा है रैंक, आ इक्वल रहा है बट कम आ रहा है, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसके पास सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन जो होगा वो किस तरह का होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इस टाइप का होगा। ठीक है। तो ये समझ आया, यहाँ पे 2 केस हो गए ये वाले। अब थर्ड केस क्या बन सकता है कि हमारा जो रैंक आया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है, दोनों का सेम नहीं आ रहा, तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और उसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है। तो ये सीखे हमने 3 केस बनते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में। ठीक है। इसको हम क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे, फिर ज़्यादा आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है इसमें, बस एक तो ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का वो सेम आ जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर हमारे पास रैंक सेम आता है बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और रैंक अगर दोनों का डिफरेंट आता है तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो ये था नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का केस। अब चलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या लेंगे, जो हमारे पास Ax इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है सिस्टम की, यहाँ पे हमने क्या कर लेना है कि जो बी मैट्रिक्स है इसको नल मैट्रिक्स उठा लेना है, तो हमारे सिस्टम का नेम चेंज हो जाता है होमोजीनियस, तो वो सिस्टम बन जाता है हमारा Ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और ये हमेशा याद रखना है कि होमोजीनियस जो सिस्टम होता है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। क्योंकि कंसिस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा मिलेगा ही। ठीक है। इसके पास नो सॉल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती होमोजीनियस सिस्टम के पास, तो इसके पास हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होएगा। अगर हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते भी है ना, यहाँ पे जैसे ये तो नल मैट्रिक्स है, ये लिख देंगे, तो इसका रैंक इसके इक्वल ही आएगा ना हमेशा, तो हमेशा इक्वल आएगा। तो नॉट इक्वल वाला केस तो आ ही नहीं रहा ना, जो नॉन होमोजीनियस में थर्ड केस आया था वो तो आया नहीं, तो नो सोल्यूशन का केस तो यहाँ पे आना ही नहीं है कभी। ठीक है। तो ये माइंड में रखना है। अब इसमें भी 2 केस लेंगे हम। अगर हमारे पास रैंक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, ऑगमेंटेड तो यहाँ पे बनेगी नहीं क्योंकि वो नल है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है। यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए आएगा, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे और कंसिस्टेंट भी हो गया सिस्टम। अगर हमारे पास रैंक जो है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आता है कुछ, बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है, जैसे 4 वेरिएबल हैं, रैंक आ गया 1 आ गया 2 3 कोई भी आ गया बट कम आ गया, तो उस केस में सिस्टम के पास सॉल्यूशन तो होगा बट किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी आपको। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कौन सा मेथड था, ये रैंक मेथड था। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये एक नोट है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना कि ये सिर्फ किसके लिए लिखा है नोट, ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए लिखा है कि अगर हमारा होमोजीनियस सिस्टम है और उसमें जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस से, देखते ही पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है। और वहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है, तो उस केस में हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उसके पास सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ, जैसे मेरे पास है x1 x2 x3। ठीक है। ये यहाँ पे 0 है, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x1 x2, यहाँ पे -x3 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 वेरिएबल हैं 1 2 3, बट इक्वेशंस कितनी हैं, 2 हैं, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि इसके पास क्या है, सॉल्यूशन तो है बट कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे ये वाला। अब उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट रिजल्ट है क्या कि हमारे पास जो भी होमोजीनियस सिस्टम है ना, उसके पास अगर मान लो उसके पास दो सॉल्यूशंस हैं, तो उनका जो मान लो कोई भी दो सॉल्यूशंस है, मान लिया x1 और x2 दो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम के पास, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे ना सॉल्यूशन का, वो भी उस सिस्टम का सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि इसको ऐसे देखते हैं, हमारे पास जैसे है ये सिस्टम है AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये वाला सिस्टम है। मान लो कि इसके पास x1 और x2 जो हैं दो सॉल्यूशंस हैं इसके, अगर दो सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। AX1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, AX2 इक्वल टू भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। अब इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा कि हम ना इसको क्या लिख देते हैं, एक x लेते हैं, एक कांस्टेंट C1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 और C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x2 को। तो ये बोल दें कि ये जो चीज़ आई है ना यहाँ पे, ये इन दोनों सॉल्यूशंस का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसको एक नाम दे दिया x। अब ये बोल रहा है कि इसमें कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन x आया ना, वो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें पुट करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए x की जगह क्या रखोगे, ये वाला सारा AC1x1 AC2 x2, ठीक है। अब क्या करो, इस एक को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा AC1x1, ठीक है, AC2x2। अब यहाँ से देखो ये C1 एक स्केलर है, यहाँ पे C1 अलग हो गया, यहाँ पे लिख दिया AX1 और C2 यहाँ लिख दिया AX2, ठीक है। अब ये बताओ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से इस इक्वेशन से 0, यानी नल मैट्रिक्स है, 0 नहीं बोलेंगे, नल मैट्रिक्स है, तो ये नल मैट्रिक्स। और AX2 की वैल्यू भी नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे C1 की अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये भी सारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और C2 की अब नल मैट्रिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो भी नल, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, नल। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बन गया कि जो ये वाला था ना x, वो हमारा क्या बन गया, यहाँ से सॉल्यूशन बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि हमारे पास अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम है और उसके पास मान लो सॉल्यूशंस है बहुत सारे, तो उन सारे सॉल्यूशंस का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो भी हमारा उस सिस्टम का सॉल्यूशन बनता है, तो वो इस टाइप से बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट कि यही सेम चीज़ हम क्या नॉन होमोजीनियस के लिए बोल सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है ना, उसके पास जो है हमारे पास ये फॉर्म होती है AX इक्वल टू B। यहाँ पे B जो होना चाहिए मैट्रिक्स होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो इसके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो बनेगा ना एक सॉल्यूशन, वो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वो सिर्फ एक कंडीशन पे सॉल्यूशन बन सकता है, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा हो, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कैसा हो, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। जैसे अभी मैंने पीछे देखा कि मान लो कि x1 और x2 दो सॉल्यूशंस हैं हमारे सिस्टम के, ठीक है, सिस्टम के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये वाले x1 और x2 अगर ये सॉल्यूशन हैं इसके, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को लिखा C1x1, ठीक है, और C2x2, ये तो लिखना ही है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे ये जो स्केलर है ना C1 C2, इनका जो सम लेना है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन एक्स्ट्रा होती है कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में। अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देंगे ना, तब ये जो x है ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं इसको कैसे है। मान लो ये x1 इसका सॉल्यूशन है, तो क्या होगा यहाँ पे AX1 इक्वल टू B हो जाएगा, और x2 भी इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा AX2 इक्वल टू B। अब हमने चेक करना है कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला कन्वेक्स वाला बनता है उसका सॉल्यूशन या नहीं। तो यहाँ पे हमने रखा AX और AX की जगह रख दिया C1x1 C2x2, ठीक है। अब यहाँ पे इस A मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC1x1 AC2x2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्केलर को C1 को बाहर लिख देते हैं, फिर वैसे ही सेम जैसे पीछे किया AX1 यहाँ C1
और C2AX2, ठीक है, ये लिखा है। अब ये देखो, अब डायरेक्टली अगर हम करें यहाँ पे ये चीज़, AX1 की जगह लिख देते हैं यहाँ पे B है, और C2 यहाँ पे भी क्या है, B है। अब इसका भी तो यूज़ करें, ये क्यों लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हम किसी भी स्केलर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे C1 की या फिर C2 की, किसी की निकालते हैं और यहाँ फिल करते हैं। जैसे C1 की निकाली, वो आएगी 1 माइनस C2, तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस C2 B, और यहाँ पे C2B। अब ध्यान से देखो, ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से B आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा AX इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर B के इक्वल आ गया। मतलब ये जो x है, ये वाला x इसके इक्वल है, वो इसको सेटिस्फाई कर गया। मीन्स ये जो कन्वेक्स कम्बिनेशन था दो सॉल्यूशन का, वो क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। तो क्या याद रखना है आपने कि लीनियर कम्बिनेशन जो होता है ना, जनरली तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं बनता, बट उनका कन्वेक्स कम्बिनेशन जो होगा वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो कन्वेक्स कम्बिनेशन ये चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड रिजल्ट। इसमें देखो क्या दिया है कि पहले हम देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम के लिए, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम है तो देखते पता लग जाता है। अब इसमें m इक्वेशंस है और n अननोन्स है। अब यहाँ पे बताया था ना कि कई बार यहाँ पे n अननोन्स लिखा होगा या n अननोन वेरिएबल्स लिखा होगा, तो सेम थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब एक वर्ड यूज़ होगा डायमेंशंस वाला, ये हम सीखेंगे जब हम वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहाँ पे आएगा। एक बार बस इन दोनों रिजल्ट को एक बार समझ लो कि थोड़ा बहुत आइडिया ले लो इसका, ये है, ठीक है। इसको दोबारा से वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो AX इक्वल टू ये है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है, तो यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन सेट बनेगा ना, x1 x2 xn वाला, तो वहाँ पे उसकी हेल्प से हम एक सॉल्यूशन स्पेस बनाएंगे, ठीक है। उस सॉल्यूशन स्पेस की कोई ना कोई डायमेंशन होगी, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो आएंगे सॉल्यूशन स्पेस में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नलिटी बोल देंगे। तो उस नलिटी को फाइंड करने का क्या तरीका है, तो वो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स, इस मतलब जो भी मैट्रिक्स इसकी बनेगी होमोजीनियस सिस्टम की, उसके अंदर नंबर ऑफ़ अननोन्स होंगे, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, रैंक माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। तो n माइनस रैंक के क्या आ जाएगा, नलिटी आ जाती है किसकी, होमोजीनियस सिस्टम की। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि होमोजीनियस सिस्टम के केस में नलिटी क्या होती है उस मतलब सिस्टम की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ अननोन्स में से रैंक के माइनस कर दो, बस ये होती है। और ऐसे ही याद रखना है जब हमारा क्या जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, उसके केस में जो नलिटी होती है वो क्या होती है, n में से क्या माइनस कर दो, मतलब n यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल है, उसमें से भी क्या कर दो, रैंक माइनस कर दो, बट इसमें एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ता है। और ये भी वहाँ डिस्कस करेंगे कि ये 1 क्यों एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना आपने कि होमोजीनियस केस में नलिटी कितनी होती है, n माइनस में रैंक के, और इसमें नॉन होमोजीनियस के केस में n माइनस रैंक के +1 होती है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट एक बार समझ लो, ठीक है, बाद में अच्छे से कर लेंगे इन दोनों को। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो फिफ्थ रिज़ल्ट है क्या, इसमें देखो क्या है कि फिफ्थ रिज़ल्ट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है A, वो किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n, यानी कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट पता है किसको करता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस को, जो ये n ये रिप्रेजेंट किसको करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। ये बात याद रखनी है आपको कि ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको करता है, इक्वेशंस को, कितनी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम का हम जैसे कि ए का यहाँ पे रैंक निकाला हमने, वो क्या आ गया, रैंक, इसका रैंक निकाला, वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो उस केस में उसके पास हमेशा क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये वैसे ही रैंक मेथड वाली बात आ गई, वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आए कि अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स का अगर हम रैंक निकालें और वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है, तो उस केस में सॉल्यूशन भी होगा कैसा, ट्रिवियल वाला, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास सिस्टम के पास इसका जब हम रैंक निकालते हैं वो क्या आता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम आएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
अब यहाँ पे एक और नई टर्म आती है ये वाली, ये याद रखनी है आपको। ये पूछ लेता है कई बार कि बताओ कि होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म्स भी सीखेंगे वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर में क्या होती है, ठीक है, ये वाली भी वहाँ पे। बस आप एक बार इसको याद रखो कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं होमोजीनियस सिस्टम के केस में क्या लिखना है, एन में से यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से उसका रैंक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके केस में, होमोजीनियस सिस्टम के केस में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसको कि सोल्व करना है किसकी हेल्प से, जो अभी हमने रैंक मेथड किया, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं कैसे है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिख देते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं Ax=b। अब ध्यान से देखो, इसको देखते पता लग जाना चाहिए कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे सारे के कुछ नॉन जीरो कुछ जीरो हैं, तो ये मतलब हमारा कैसा सिस्टम है, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। बिकॉज ये कॉन्स्टेंट टर्म वाली कॉलम मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो बन रही है। तो यहाँ पे इसको हमने लिखा 2 1 -2, ठीक है, 1 -1 -1 और 1 1 और 3, ये लिख दिया। ये हमारी बन गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, यहाँ पे वेरिएबल है x y और z। और यहाँ पे नेक्स्ट बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, 3 0 और 12, ठीक है। तो हम इस पे ना रैंक मेथड लगाएंगे जो हमने सीखा है अभी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करना है, यहाँ पे पहले जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिख दो, 2 1 -2 1 -1 -1 1 और 1 और 3, ठीक है। और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ये वाली लिख दो, 3 0 और 12, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि रैंक मेथड जो था नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए क्या था, हमने एक बार उसको रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में, क्या चीज़ थी उसमें। देखो इसमें क्या केस था, हमारे पास 3 केस थे ना वहाँ पे। अगर हमारे पास रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो अगर इक्वल आ जाता है किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के ही आ जाता है, और किसके इक्वल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आता है। तो उस केस में क्या बोलेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट होगा और कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये बात बोली थी। उसके बाद नेक्स्ट केस था कि रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल तो आता है बट किससे कम आता है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है। तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन वहाँ भी एग्जिस्ट करेगा बट किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर एक और केस देखा कि अगर हमारा रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सेम नहीं आता कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये 3 केस थे हमने देखे थे। अब तीनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो यहाँ पे एक बार फिर से लिख दूँ, क्या थी, 2 1 -2। आपको जहाँ पे भी लगे ना डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है, मतलब कमेंट करके पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अब जैसे इसका रैंक निकालना है तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, आपको सिखाया था हमने कि इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। तो इसका रैंक निकालना है तो यहाँ पे मतलब जो भी है 1 1 है, इसको क्या करना है अपन ने यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है, या फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, क्या करेंगे, सेकंड रो को क्या बना देते हैं, फर्स्ट रो बना देते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारी क्या चेंज आ जाएंगे इसमें, 1 -1 -1 0 2 1 -2 3 1 1 3 और 12, ठीक है, ये समझ आया इतना। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो भी इस 1 के नीचे वाली ये एंट्रीज हैं इनको 0 बनाते हैं पहले। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे,
R2 पे ऑपरेशन लगाना है क्या, R2 में से माइनस कर देना है 2R1 और R3 पे भी ऑपरेशन लगाना है, R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना, R1 को। तो देखो हम नेक्स्ट क्या बन के आएगी इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, 1 -1 यहाँ पे करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, इसको 0, यहाँ पे -2 से करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे -2 से करेंगे 2 ये और ये, फिर 0, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 - R1 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 माइनस दिस 4, उसके बाद 12 माइनस दिस, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको भी हम 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं 1/3 ऑफ R3 करके। अब देखो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बनेगी फिर क्या बन जाएगी, 1 -1 0 0 1 0 1 0 2 4 और 12। अब क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब जो इसके नीचे है इसको भी 0 कर देते हैं, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि डिस्कस करी गई है लास्ट क्लासेस में, ठीक है। वहाँ से देख लेना अगर नहीं आती तो समझ में। तो ये इसको 0 करते हैं, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R2, R3 में ऑपरेशन लगाना है क्या, R3 - 2R2। तो देखो अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 -1 1 0 0 1 0 1 1 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2 से करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको -2 से करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये बन गया। अब क्या करते हैं, ये बन तो गई वैसे एक्लन फॉर्म, फिर भी यहाँ पे 1 1 होता है तो इसको भी 1 कर ही देते हैं। यहाँ पे R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 R3 से, तो नेक्स्ट ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 -1 -1 0 0 1 0 और 1 0 0 1 और 10/4। अब ध्यान से देखो, हमने इसके एक्लन फॉर्म बना दी। अब जो ये हमारे पास ये कौन सी है, इस मैट्रिक्स का नेम क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये वाली A ऑगमेंटेड B है। तो इसका जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B क्या आएगा कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है वो लिख दो, 1 2 3। तो कितने नॉन जीरो रो हैं, 3 हैं, ये लिख दिया, ऑगमेंटेड का निकाल लिया। अब इसी से हम रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब इधर देखो, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, अब इसका रैंक देखो कितना आ रहा है। इसमें भी फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसका भी रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का दोनों का रैंक कितना आ रहा है यहाँ पे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और किसके इक्वल आ रहा है, 3। और हमारे वेरिएबल भी कितने थे, एक एक्स था, एक वाई था और एक क्या था, जेड था, 3 वेरिएबल थे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल ही आ गया यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास सिस्टम जो हो गया हमारा क्या बन गया, कंसिस्टेंट भी बन गया। और कैसा सॉल्यूशन रखेगा, कंसिस्टेंट है तो कैसा रखेगा सॉल्यूशन हमारा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से सोल्व करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ आज तो इतना करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको ना पहले इसकी असाइनमेंट भेज दी जाएगी, ठीक है, उसको आप सोल्व करना और उसमें जो भी डाउट हो उसको डिस्कस करना, फिर उसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना, और आज जो भी हुआ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।